हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए पर्सनल ट्यूटर का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए धमाकेदार टॉपिक्स लेकर आया है। तो स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए और हमसे जितना सहयोग हो पाएगा हम आपके लिए उतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज इसी टॉपिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोगैस के ऊपर है। हमने ऑलरेडी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुका है। आज हम बात करेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस बात करते हैं हमारा सबसे पहले कि बायोगैस आखिर कौन सी ऊर्जा संसाधन में आता है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। मैंने आपको वीडियो के सौर ऊर्जा का जो वीडियो था उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार की होती हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल में कौन सा आता है, यानी जिसको हम हमेशा रिन्यू कर सके। नाम से आप समझिए, रिन्यू कर सके मतलब जो असीमित हो, जिसकी एक सीमा तक ख़त्म होने की संभावनाएं ना हो। ठीक है, तो वो आता है हमारा नवीकरणीय में। अनवीकरणीय जो एक सीमा तक होते हैं, यानी हम उसको जो उपयोग करेंगे तो एक सीमा तक कर सकते हैं, उसके बाद उसके ख़त्म होने की संभावनाएं होती हैं। तो हमारा जो बायोगैस है वह किस में आता है, वह नवीकरणीय में आता है। अब हम इस वीडियो में आज पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोगैस किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बायोगैस की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद बायोगैस संयंत्र की क्या क्या सीमाएं होती हैं। अब बायोगैस के लिए हमें बायोगैस संयंत्र भी स्थापित करने होंगे और इस संयंत्र को में लगाने में क्या क्या सीमाएं होती हैं, इस सीमाओं के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बायोगैस उत्पादन के फ़ायदे क्या हैं। अब बायोगैस तो हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायोगैस के घटक जानेंगे कि इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। क्लियर हुआ हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बायोगैस की डिफिनेशन समझेंगे, बायोगैस क्या होता है और ये कैसे बनती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हम इसको बनाने के लिए बड़े बड़े संयंत्र भी लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं बन जाएगी बायोगैस, तो बड़े बड़े संयंत्र लगाना पड़ेगा और संयंत्र लगाने के लिए कौन कौन सी सीमाएं होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बायोगैस के उत्पादन के फ़ायदे क्या हैं। अब हम किसी भी चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे होंगे तो ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि इसके घटक कौन कौन से, यानी बायोगैस में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बायोगैस। बायोगैस अक्सर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अक्सर इन बायोगैस का यूज़ होता है। ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु होते हैं, यानी पशु से निकलने वाला जो गोबर होता है उसकी मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो बायोगैस की जो उपलब्धता सबसे ज़्यादा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी आपको। अब सबसे जानते हैं बायोगैस है क्या, इसका उत्पादन कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे बायोगैस। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस क्या है, सौर ऊर्जा हमने पढ़ लिया, पवन ऊर्जा भी हमने पढ़ लिया। तो उसी के प्रकार से उसी की तरह हमारा जो बायोगैस है वह भी क्या है, हमारा नवीकरणीय स्रोत है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। अब बायोगैस क्या है, बायोगैस की बात करें तो यह गैसों का वह मिश्रण है, यानी यह गैसों का सम्मिलित रूप से मिश्रण होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होने के बाद जो जैविक सामग्री होती है, यानी जो वेस्ट होता है, उसके विघटन से जब वो सड़ गल जाता है, उसके विघटन होने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर पढ़ते हैं, गैसों का वह मिश्रण, यानी यह गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, में जैविक सामग्री, जो भी जैविक सामग्री होता है
घरों से निकला हुआ वेस्ट होता है, गोबर होता है, ये जैविक सामग्री के अंतर्गत आएगा। जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, यानी जब जैविक सामग्री जब जैविक सामग्री जो होती है वो सड़ने गलने लगती है, वो विघटित हो जाती है, उसके विघटन के फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहेंगे। ठीक है। इसका मुख्य घटक की बात करें, इसके घटक कौन से होते हैं, तो इसके मुख्य घटक कौन से होते हैं? मीथेन होता है जो ज्वलनशील होता है। मीथेन कैसा होता है? ज्वलनशील होता है, जिससे जलाने पर ताप और ऊर्जा निकलती है। जिससे जलाने पर क्या होता है? जिससे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलेगी। हम आपको बता दें कि बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे में उपयोगी बायोगैस में बदलते हैं। अब जो बायोगैस का पूरी प्रक्रिया है ये कैसी है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। इसके तहत कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, जब वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैविक पदार्थों का विघटन करने में सहायता करते हैं, और विघटन होने के बाद क्या होता है? यह बायोगैस में बदल जाता है। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे कहते हैं। क्लियर हुआ? बायोगैस को बायोगैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो जैविक क्रिया जो होती है जिसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, इसकी जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहेंगे। गैसों को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है वो जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है। जैविक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए इस गैस को हम क्या कहेंगे? बायोगैस कहेंगे। क्लियर हुआ नाम? यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करती है। अब जो बायोगैस है यह विशेष रूप से कहाँ मिलेगी? आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे पशुओं की मात्रा अधिक होती है, जो जैविक अपघटन होते हैं, जो जैविक वेस्ट निकलता है वो भी अधिक मात्रा में निकलता है। तो यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। साथ ही बायोगैस तकनीक अवयवी पाचन के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य प्रदान करती है। अब बायोगैस से जो हमने अपने खाना पकाने के लिए और प्रकाश के लिए गैस तो ले ली, लेकिन जो इसका अवयव बचता है, जो इसका वेस्ट बचता है, उससे हम क्या करते हैं? उसे हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना में बहुत अच्छी होती है। जो हमारा नॉर्मल उर्वरक होता है उसकी तुलना में अगर हम इस खाद का उपयोग करें, जो कि हम जैविक बायोगैस निकलने के बाद उपयोग करते हैं, जो उसके वेस्ट का उपयोग करते हैं, उसकी तुलना में यह काफ़ी अच्छी होती है। हम बायोगैस के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस जाने कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितने मात्रा में होती हैं। बायोगैस के विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक क्रिया द्वारा बनती हैं। तो कौन कौन से घटक है? इसका प्रमुख घटक सबसे पहले जो होता है वो मीथेन होता है। और मीथेन क्या होता है? ज्वलनशील होता है। इस पे ज्वलनशील होने के साथ जब इसमें हम आग लगाते हैं तो इससे ताप और ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है। तो यह मीथेन जो होता है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। कितना? 55 to 75%। उसका दूसरे नंबर पे आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो 25 से 50% उपस्थित होता है। और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया इस होते हैं घटक के रूप में। अगर हम बात करें तो कौन कौन सी गैसें हो गई? मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ये हो गए हमारे बायोगैस के घटक। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसका उत्पादन होता कैसे है। बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है और बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया को 2 चरणों में होती है।
बायोगैस का उत्पादन होता कैसे, जो इसके निर्माण की प्रक्रिया ये 2 चरणों में पूर्ण होगी। कैसे? अम्ल निर्माण स्तर, पहला कौन सा आएगा? अम्ल निर्माण स्तर, दूसरा मेथेन निर्माण स्तर। पहला कौन सा आएगा? अम्ल निर्माण स्तर, दूसरा मेथेन निर्माण स्तर। प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर में क्या होता है? गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जाता है। अब पहले प्रक्रिया में क्या होता है? पहले प्रक्रिया में जैसे हमने गोबर लिया बायोगैस बनाने के लिए, इसमें मौजूद जो अम्ल होता है वह अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद जो भी कचरा वेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जाता है। यानी हम कचरे में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे उनको सक्रिय करेंगे। इस स्तर पर मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होता है। अभी जो फर्स्ट लेवल में बात करते हैं, फर्स्ट लेवल में पहला जो मुख्य उत्पादक कौन होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा, इसलिए इसे एसिड फॉर्मिंग कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसिड फॉर्मिंग या अम्ल निर्माण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अम्ल निर्माण क्यों कहते हैं? एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले स्तर में क्या करते हैं? गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, गोबर में मौजूद कौन से? अम्ल निर्माण करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के समूह द्वारा जो कचरे में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सक्रिय करते हैं। अब गोबर के जो अम्ल निर्माण वाले बैक्टीरिया होंगे वो जो कचरा होगा उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सक्रिय करेंगे यानी एक्टिव करेंगे। ठीक है, एक्टिव करने के बाद इस स्तर पर मुख्य उत्पादक जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। कौन सा उत्पादक होगा? ऑर्गेनिक एसिड, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसिड फॉर्मिंग कहते हैं यानी अम्ल निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े सेकेंड स्तर पे। दूसरे स्तर की बात करें तो यह इसमें मेथेन निर्माण प्रक्रिया होती है। मेथेनोजोइक बैक्टीरिया को मेथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। तो पहले वाले में हम क्या करते थे? ऑर्गेनिक एसिड था, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करवाते थे। अब क्या करेंगे? मेथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय करेंगे। किसको? मेथेनोजोइक बैक्टीरिया को। ठीक है, हालांकि जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा मल, मुर्गियों की बीट और कृषि अन्य जनों के कचड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोनों स्तर आपको समझ में आए। बायोगैस बनाने के लिए 2 स्तर होते हैं, एक अम्ल निर्माण की प्रक्रिया, एक होती है मेथेन निर्माण की प्रक्रिया। अम्ल निर्माण की बात करें तो इसमें क्या होता है? अम्ल निर्माण जो बैक्टीरिया के समूह होते हैं अम्ल निर्माण करने वाले, या कचड़े में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय करते हैं, और इस स्तर पर जो मुख्य उत्पादक होगा वह ऑर्गेनिक एसिड होगा, और इसलिए हम इसे एसिड फॉर्मिंग यानी अम्ल निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे लेवल पे जाते हैं यानी दूसरे स्तर पे जाएंगे। दूसरे स्तर पे जाने पर हमें क्या होगा? मेथेन का निर्माण करना है। मेथेन में क्या होता है? मेथेनोजोइक बैक्टीरिया को मेथेन गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर, हमने ऑर्गेनिक एसिड पहले बना लिया, अब उसके ऊपर क्या करेंगे? मेथेन को उसके ऊपर सक्रिय कराएंगे यानी एक्टिव कराएंगे। इस लेवल को हम क्या कहते हैं? मेथेन निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, जनरली जो बायोगैस प्लांट होते हैं वहाँ के लिए जो सबसे कच्चा यानी रॉ मटेरियल होता है वह किसको माना जाता है? गोबर को। लेकिन इसके अलावा जो हमें कृषि से कचरे का यूज़ करते हैं, कृषि में निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसका भी यूज़ करते हैं, साथ ही मल, मुर्गियों की बीट आदि का भी उपयोग करते हैं। बायोगैस संयंत्र के 2 मुख्य मॉडल होते हैं। पहला फिक्स्ड डोम यानी स्थायी गुंबद का होता है, दूसरा फ्लोटिंग डोम यानी सेकंड नंबर जो आपको दिख रहा है ये इस प्रकार का होता है। पहले की बात करें तो यह स्थायी होगा यानी ये जमीन के नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बड़ा गुंबद के आकार पर हम डाइजेस्टर लगाते हैं। फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग में हम एक 2 लेवल पे जो गुंबद होता है वो 2 लेवल पे होता है। सबसे पहला एक जो इनर टैंक होता है यानी यहाँ से हम कोई भी जो वेस्ट होता है उसको यहाँ से अंदर डालते हैं, फिर इस
गुंबद में एक पार्टीशन वॉल होती है। पार्टीशन वॉल क्या करती है, जब यह जो वेस्ट होता है यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद यह गैस के रूप में पार्टीशन वॉल के माध्यम से हमारे उपयोग के लिए आउटर टैंक तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये हो गई फ्लोटिंग की। स्थायी यानी फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड में ये ज़मीन के अंदर होता है, यानी यहाँ पर इंटेल के माध्यम से यहाँ पर कोई भी पार्टीशन वॉल नहीं होती। ठीक है, पार्टीशन वॉल नहीं होती तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी यहाँ से हम वेस्ट यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद इसमें जैविक क्रिया के बाद यह विघटन होगा, और विघटन के बाद इसमें जो गैस होगी वह यह ऊपर के माध्यम से हमें निकलेगी। ठीक है, ये जो गैस होगी यह ऊपर बढ़ेगी और ऊपर हम यहाँ पे इसका यूज़ कर पाएंगे। और जो आउटलेट पे होता है, आउटलेट पे हमने बताया था कि जो इसका वेस्ट बचा हुआ भाग होता है हम इसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये आउटलेट जो भाग यहाँ पर मिलेगा ये इसका उपयोग हम क्या करेंगे, खाद के रूप में उपयोग करेंगे। अब उत्पादन के फायदे जानते हैं। बायोगैस उत्पादन के फायदे क्या हैं। किसी भी चीज़ के नुकसान और फायदे दोनों होते हैं, तो हम बायोगैस के उत्पादन समझते हैं। इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता, यानी यह पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसके उपयोग से प्रदूषण कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें किसी भी चीज़ को जलाया नहीं, किसी भी चीज़ को विघटन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटन किए, तो इसके उपयोग में क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। इस गैस के उत्पन्न के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये गाँव में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। अब इसके संयंत्र लगाने के लिए हमें क्या कच्चा पदार्थ क्या चाहिए, गोबर चाहिए। तो गोबर तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ खाद भी मिलता है जिससे फसलों की उपज बढ़ती है। तो मैंने बताया जो बायोगैस का गैस निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है हम उसका खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। गांव में लकड़ी और गोबर के गोईठे का इस्तेमाल करने से धुएं की समस्या होती है, वहीं बायोगैस ऐसी कोई समस्या नहीं होती। अब जो गांव में जो खाना बनता है वो लकड़ी से बनता है चूल्हे पर, उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है जिससे हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हानि होती है। लेकिन जब हम बायोगैस का उपयोग करेंगे तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। यह प्रदूषण को नियंत्रित रखता है, यानी यह प्रदूषण क्या है, इसमें से प्रदूषण होता ही नहीं तो यह नियंत्रित तो रखेगा ही, क्योंकि इसमें गोबर खुले में पड़े नहीं रहते जिससे कीटाणु और मच्छर नहीं पनप पाते। अब इसमें क्या होता है, जो गोबर होता है जिसमें जैविक क्रिया कराते हैं वो टैंक के अंदर होता है। टैंक के अंदर होता है तो जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी जैविक प्रक्रिया हो रही है जिसमें से बैक्टीरिया बनते हैं, तो वो बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, वो टैंक के अंदर ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बाकी का आसपास का एरिया है वह स्वच्छ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गंदगी नहीं होगी। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है। अब बायोगैस जब हम इसका यूज़ करेंगे, बायोगैस संयंत्र लगाएंगे, तो जब बायोगैस यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, लकड़ी की बचत होगी। लकड़ी की बचत होगी तो हम पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारे वन सुरक्षित रहेंगे, जिससे पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गैस इंजन में ऊर्जा को बिजली और हीट में बदलने के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाता है। अब जो गैस के इंजन होते हैं ऊर्जा को बिजली में बदलने और हीट में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते हैं। तो ये थी हमारी बायोगैस की बहुत इम्पॉर्टेंट उपयोग और फायदे। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या होती है। जब हम बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। जब इसको लगाते हैं तो इसमें कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, यानी हमारे पास कौन कौन सी सीमाएं हैं कि हम इसको लगा सकते हैं। इस संयंत्र के पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहला, अगर हम कहीं पे ये संयंत्र लगा रहे हैं फिक्स्ड या तो फ्लोटिंग, तो वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस प्लांट को वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां दैनिक गोबर की आपूर्ति के लिए पर्याप्त पशुओं की संख्या हो। अब हमें इस टैंक के लिए क्या चाहिए, संयंत्र के लिए क्या चाहिए, गोबर चाहिए, और जहाँ पे गोबर होगा वहीं पे ये संयंत्र लगेगा। यानी गोबर जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होगा वो संयंत्र वहीं पर लगेगा। यह प्लांट उन जगहों पर नहीं लगाया जा सकता जहां पर इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक हो। यानी जहां पर समुद्र की ऊंचाई से जो तल है, हमारा जो सरफेस है, वो समुद्र की ऊंचाई से 200 मीटर से अधिक है, वहां पर भी यह संयंत्र नहीं लगाए जा सकते। तो ये थी बायोगैस संयंत्र लगाने की सीमाएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?
बायोगैस के बारे में कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।